हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण, आज उसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, अर्थात पार्ट 2 करने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे अम्ल क्या है, अम्ल का क्या क्या गुण होता है, अम्ल के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा किए थे पहले पार्ट में। आज दूसरा पार्ट है अर्थात दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में भस्म के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे कि भस्म क्या होता है, भस्म के कौन कौन से गुण होता है, भस्म का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो भस्म के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोगों को भस्म के बारे में बिल्कुल आसानी से बताएंगे और आप लोगों को बिल्कुल आसानी से आज समझ में भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, भस्म क्या है। क्या आता है क्वेश्चन कि भस्म क्या है। भस्म को इंग्लिश में बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि भस्म क्या है। तो भस्म के बारे में दो वैज्ञानिकों ने बताया था। सबसे पहला वैज्ञानिक बताया था आर्हेनियस। जिस प्रकार अम्ल के बारे में दो वैज्ञानिक बताया था, पहला वैज्ञानिक बताया था आर्हेनियस ने, फिर बताया था लुईस ने। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आया आर्हेनियस ने। आर्हेनियस के अनुसार वैसे पदार्थ को अम्ल कहते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। OH- आयन देता है अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देता है। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देता है उसे हम भस्म कहते हैं। ये बात आर्हेनियस ने बताया था। देखिए तो भस्म कहलाएगा। तो जैसे में एग्जांपल में देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? भस्म है। कैसे पता चला कि ये भस्म है? तो देखिए जैसे NaOH को हम जल में घोलते हैं, क्या घोलते हैं? जल में H2। यहाँ पे जल डाल के जैसे इसमें घोलेंगे तो ये क्या होगा? Na+ OH- में टूट जाएगा। OH- में क्या होगा? टूट जाएगा। यानी हाइड्रोक्साइड आयन हमेशा देगा। क्या होगा? वैसा पदार्थ जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है वही तो भस्म कहलाता है। बात के मानिए इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोलते हैं KOH को। अगर जैसे इसको जल में घोलेंगे, जल में इसको जैसे घोलिएगा तो क्या देगा? देखिए K+ देगा, OH- देगा। क्या देगा? KO+ OH- देगा। बात के मानी मान लीजिए इसको घोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो घोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। यदि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को घोलेंगे तब देखिए क्या होगा, वो भी OH- आयन देगा। मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यदि इसको जैसी जल में घोलेंगे तो क्या देगा? Mg 2+ देगा। क्या देगा? 2+। आप लोगों को पता चल जाएगा कि M पर +2 पावर क्यों आया। ट्रिक इसका एक वीडियो बना के बता देंगे आप लोगों को, ठीक ना। इस पे पावर 2 पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो था ना ये 2 था, जो इसका 2 था ना इस पे आ जाता, इस पे आ जाता। और OH क्या देगा? माइनस। हमेशा OH- आयन देगा, हमेशा OH- आयन देगा। वो पदार्थ क्या कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। ये बात आर्हेनियस ने बताया था, ठीक ना। अब आगे देखिए, अब इसका एक सुपर नोट आता है। सुपर नोट ये है कि जब यदि भस्म को आप लोग जल में घोल देते हैं ना, उसको बोलते हैं क्षार। उसको क्या बोलते हैं? क्षार। जब भस्म को जल में घोल दिया जाता है तब उसे बोला जाता है क्षार। तो ध्यान से देखिए, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। तो आप ही बताइए, सभी भस्म, आप बताइए भस्म तो सभी होगा, भस्म तो सभी होगा ना, भस्म सभी होगा। लेकिन यदि कुछ भस्म को हम जल में घोल देते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई क्षार है, अगर कोई क्षार है तो भस्म का होना जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा? भस्म होगा। ये बात सही है कि जो क्षार है वो तो हमेशा भस्म होगा। क्या होगा? हमेशा भस्म होगा। लेकिन जो क्षार, जो भस्म है, सॉरी क्या, जो भस्म है वो क्षार हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल में देखिए, ये जो बड़का बॉक्स लिखे आप लोगों के लिए, पूरा बड़का बॉक्स, ये क्या है? क्षार है। ये थोड़ी क्या है? भस्म है। ये क्या है? भस्म है। ये बड़का बॉक्स में क्या है? भस्म है, भस्म है। और ये छोटका बॉक्स में क्या है? क्षार है, क्षार है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। लेकिन सभी क्षार जो होगा ना भस्म होगा, क्योंकि इसके अंदर है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट, मान लीजिए क्या है? चुनुआ है। ये चुनुआ मान लीजिए क्या है? 12th में है। ये 12th में, ये स्टूडेंट क्या है? 12th में। ये स्टूडेंट 12th में तो पक्का ये 10th पास करके आया होगा। पक्का क्या हुआ? 10th पास करके आया होगा। अगर मान लीजिए कोई पदार्थ क्षार हो गया तो सबसे पहले तो भस्म होगा ना, सबसे पहले वो भस्म होगा, तभी ना उसको जल में घोलेंगे तो वो क्षार बनेगा। तो कोई स्टूडेंट यदि 12th में चला गया है, इसका मतलब वो 10th जरूर पास किया होगा। समझ में आ गया ना। अगर मान लीजिए कोई क्षार है तो पक्का वो भस्म होगा। लेकिन यदि कोई भस्म है वो क्षार हो ये जरूरी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास में, वो 12th में जाए ना जाए जरूरी थोड़ी ना, हो सकता है यहीं से पढ़ाई अपना बंद कर दे।
वरना बहुत सारा स्टूडेंट चला जाता है। अगर जो स्टूडेंट 12th में चला गया वो क्षार कहला जाएगा, अगर नहीं गया तो वो क्या रह जाएगा, भस्मी बन के रह जाएगा सिर्फ। तो ये आप लोगों को, ये बॉक्स से आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हिंदी में लिख दिए कि सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं किंतु सभी क्षार भस्म होता है। ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब आता है आप लोगों को लुईस के अनुसार। आप लोगों को आर्हेनियस के अनुसार बताए थे कि भस्म क्या है। अब देखिए लुईस बाबा ने क्या बताया था, बोला वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, अर्थात जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही ना त्याग करेगा। आपके पास पैसा ज्यादा होगा तभी ना आप लोग बांटिएगा। तो बताइए, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो, उसे भस्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है, भस्म कहलाता है। लेकिन अम्ल, अम्ल क्या होता था बताइए लुईस के अनुसार, अम्ल वे पदार्थ होता था जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, ग्रहण करता था, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। लेकिन भस्म उससे उल्टा है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, भस्म कहलाएगा। ये लुईस के अनुसार इसका परिभाषा है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, अब तो ये तो समझ में आ गया लुईस के अनुसार। अब आता है भस्म कितने प्रकार के होता है। तो भस्म को हम दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकार से। जैसे में एक में जल के विलेयता के आधार पे बांटते हैं, जल के विलेयता के आधार पे बांटते हैं कि भस्म कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद बांटते हैं सांद्रता के आधार पे। क्या बांटते हैं, सांद्रता के आधार पे। और सांद्रता आप लोगों को कल ही बताए थे, सांद्रता क्या होता है। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ेपन। क्या होता है, गाढ़ापन, गाढ़ापन। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इसमें पानी है और इसमें भी क्या है, पानी पानी है। अगर मान लीजिए इसमें हम नमक डाल देते हैं, क्या NaCl डाल देते हैं, NaCl डाल देते हैं, मान लीजिए 1 kg, इसमें डालते हैं 1 kg, इसमें डालते हैं 2 kg, इसमें डालते हैं 2 kg। तो बताइए कौन ज्यादा सांद्र होगा, ये ज्यादा सांद्र होगा, क्योंकि इसमें नमक है ना, 2 kg डाल दिए, इसका मतलब ये ज्यादा नमकीन होगा, ये ज्यादा नमकीन होगा, ये कम नमकीन होगा, अर्थात ये ज्यादा सांद्र होगा, ये कम सांद्र होगा। ठीक ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जल के विलेयता। जल के विलेयता के क्रम के आधार पे भस्म कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रबल भस्म और फिर होता है दुर्बल भस्म। ये दो तरह के होता है जल के विलेयता के आधार पे। और सांद्रता के आधार पे भी दो होता है, सांद्र क्षार और तनु क्षार। सांद्र क्षार और तनु क्षार। आप लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पे भस्म सर क्यों नहीं लिखे, भस्म क्यों नहीं लिखे। तो भस्म लिख सकते थे, लेकिन क्षार लिखना इसलिए ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ये जब है ना सांद्रता है, सांद्रता का मतलब होता है वो जलीय विलयन रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, जलीय विलयन के रूप में रहेगा। तो जलीय विलयन में जैसी हो गया तो क्षार बनने गया, वो क्या बन गया, क्षार। अगर कोई क्षार है तो वो तो भस्म होगा ही होगा, इसीलिए क्षार नाम बेटर, क्षार प्रयोग करना ज्यादा बेटर माना जाएगा। इसमें क्या बोलेंगे, भस्म भस्म। तब सबसे पहले देखते हैं क्या प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रबल भस्म किसे कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड देगा और पूर्ण रूप से उसमें घुल जाएगा। और क्या करेगा, यह जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाएगा, पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाएगा, अर्थात पूर्ण रूप से उसमें घुल जाएगा और OH आयन देगा। और क्या देगा, OH आयन देगा। और यहाँ पे देखिए OH क्या होगा, उस जिसमें अगर कोई पदार्थ है जिसमें OH कम हो, जिसमें क्या हो, OH कम हो, वो पदार्थ क्या कहलाएगा, प्रबल भस्म। क्या कहलाएगा, प्रबल भस्म। जैसे में देखिए इसमें NaOH, इसमें देखिए OH कितना है, एक ही गो है। क्या एक ही गो है, ज्यादा नहीं ना है। अगर ज्यादा रहता, 2-3 गो रहता, 4-5 गो रहता, वो क्या आ जाता है, दुर्बल भस्म माना जाता है। वो क्या माना जाता है, दुर्बल भस्म। ये पूर्णतः जल में घोलेगा और फटाक से क्या देगा, OH माइनस आयन दे देगा। जैसे इसको हम इस तरह से घोलेंगे NaOH, अब जैसे फटाक से इसको जल में घोलिएगा तो फटाक से देगा Na+OH माइनस, क्या देगा, OH माइनस आयन दे देगा। ये क्या कहलाएगा, प्रबल क्षार कहलाएगा, प्रबल क्षार। ये भी KOH क्या है, प्रबल क्षार है, क्योंकि एक ही को इसमें क्या है, OH। और देखिए और S ब्लॉक के, S ब्लॉक जब आवाज सारणी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, 4 ब्लॉक होता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो S ब्लॉक के धातु के ऑक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल क्षार या तो प्रबल भस्म होते हैं S ब्लॉक के। तो S ब्लॉक के कौन आता है, देखिए S ब्लॉक के आएगा सोडियम पोटेशियम। S ब्लॉक का, S ब्लॉक में 2 वर्ग है। तो पहला ब्लॉक का ट्रिक याद रखने का है, हेलिना के रब से फरियाद। अब फिर दूसरा का याद रखने का है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज्य। इस तरह से हम आप लोगों को आवाज सारणी याद करवाएंगे, तो वहां पे आप लोगों को बहुत आसानी से आवाज सारणी याद हो जाएगा। अभी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि S ब्लॉक के धातु का ऑक्साइड क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है। ये भी S ब्लॉक का है, ये भी S ब्लॉक का है, S ब्लॉक का है, ठीक ना। तब इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए दुर्बल भस्म किसे कहेंगे, दुर्बल भस्म किसे कहेंगे। तो ऐसा भस्म जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा
और ये क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, फिर दुर्बल भस्म कहलाएगा। और ये जल में आंशिक रूप से घुलेगा, पूर्णतः नहीं घुलेगा। जल में क्या करेगा, आंशिक रूप से घुलेगा और कम मात्रा में OH- आयन प्राप्त करेगा। अगर कोई ये यौगिक है ना, तो उस यौगिक में क्या होगा, OH की अधिकता होगा, OH की क्या होगा, अधिकता होगा। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे क्या गया, OH2 आ गया, OH क्या हो गया, हॉल 2 आ गया। यहाँ पे भी देखिए हॉल 2 आ गया। OH ज्यादा है ना, OH की मात्रा यहाँ पे क्या है, ज्यादा। यहाँ पे भी OH का मात्रा क्या होता है, ज्यादा है। आप लोगों को कहीं ज्यादा दिखे तो समझिएगा क्या है, दुर्बल भस्म है। अब मान लीजिए इसी को हम जल में घोलते हैं, इसको मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं, जल में घोलेंगे तो क्या करेगा बताइए तो आप ही लोग फटाफट से, कैल्शियम 2+ देगा और यहाँ पे क्या देगा, OH- आयन देगा, OH- आयन देगा। OH क्या करेगा, माइनस आयन देगा। तो यहाँ पे देखिए कम मात्रा में देगा। यहाँ पे देखिए कैल्शियम क्या आ गया, ज्यादा आ गया, कैल्शियम ज्यादा आ गया, ये क्या हो गया, कम हो गया, अर्थात ये क्या है, दुर्बल भस्म है। अब आगे देखिए सांद्रता के आधार पे इसको देखते हैं। क्या देखते हैं, सांद्रता के आधार पे। सांद्रता के आधार पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांद्र क्षार और तनु क्षार किसे कहते हैं। तो वैसा जलीय विलयन, तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं तनु क्षार का। तनु का मतलब क्या बताए थे, वैसा विलयन हो जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो और जो पदार्थ बना रहे हैं उस पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए हम शरबत का घोल बना रहे हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहेगा लेकिन चीनी की मात्रा कम रहेगा, तो कहलाएगा तनु शरबत। क्या कहलाएगा, तनु शरबत। लेकिन ये तनु क्षार है, क्या बोलेंगे, वैसा जलीय विलयन, वैसा क्षारीय विलयन इसमें बोलेंगे। वैसा क्षारीय विलयन जिसमें क्षार की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज्यादा हो, जल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, तो उसे क्या कहलाएंगे, तनु क्षार कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इसमें क्या होगा, जल की मात्रा क्या होगा, ज्यादा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह समझिए, इसमें जल की मात्रा ज्यादा और क्षार की मात्रा क्या होगा, इसमें क्षार की मात्रा कम होगा, तब क्या कहलाएगा, तनु क्षार कहलाएगा। ठीक ना, यहाँ से आप लोग ये फिगर से याद रखिएगा, बल यहाँ से इस तरह से याद रखिएगा, एरो लगा दिए, इसमें जल की मात्रा ज्यादा और क्या होगा, क्षार की मात्रा कम होगा। अरे यहाँ पे देखिए NaOH हो सकता है क्या, तनु क्षार, लेकिन वहां पे आगे में लिखा होगा तनु लिखा होगा, तो इसका मतलब समझ जाएंगे इसमें जल की मात्रा ज्यादा है और क्षार की मात्रा कम है। और इसमें भी देखिए तनु लिख दिया। अरे ये सब तो जो दुर्बल भस्म होता है, वो तनु क्षार तो होता ही है। अब देखिए सांद्र क्षार किसे कहते हैं। सांद्र क्षार को ध्यान से देखिएगा, वैसा क्षारीय विलयन जिसमें क्षार की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो, उसे क्या बोलेंगे, सांद्र क्षार। इसमें क्या होगा बताइए तो इसमें जल की मात्रा कम होगा और क्षार अर्थात भस्म की मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, सांद्र क्षार। तो अगर मान लीजिए NaOH है ना, अब वो सांद्र क्षार तब कहलाएगा, यहाँ पे आप लोगों को लिख देगा, तब नहीं पता चलेगा कि सांद्र है कि तनु है, तो यहाँ पे लिख देगा सांद्र NaOH या तो सांद्र KOH। ऐसे में ये दोनों जो है ना, ये सांद्र ही माना जाता है, लेकिन तनु बना दिया उसमें, तो उसमें पानी ज्यादा मिला दिया होगा और उसमें तनु लिख देगा, उसमें क्या करेगा, तनु लिख देगा। तो सांद्र भस्म और सांद्र क्या और तनु क्षार बोले हैं तो भस्म, क्षार बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब भस्म ऑलरेडी आ गया, इसीलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अब आगे देखते हैं, अब देखिए आगे इसका, अब देखिए भस्म का कौन कौन सा गुण होता है। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आप लोगों को क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आता है भस्म। तो आप बताइए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तो भस्म स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है और इसका pH मान होता है 7 से अधिक, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता था और भस्म का pH मान 7 से अधिक होगा। ठीक ना, अब देखिए, अब तीसरा गुण इसमें देखिए, तीसरा गुण इसका क्या बोल रहा है, देखिए इसमें अनिवार्य रूप से OH रहेगा। क्या रहेगा, OH। अगर कोई पदार्थ भस्म है तो उसमें तो OH होगा ही होगा, क्योंकि आर्हेनियस बता दिए था कि पदार्थ वही कहलाएगा भस्म जिसमें OH आयन होगा। तो इसमें अनिवार्य रूप से क्या होगा, OH उपस्थित होगा। ये जल में घुलकर क्या करेगा, OH आयन देगा। स्वाभाविक बात है, अगर बोल दिया तो OH आयन देगा ही, अगर वो भस्म है तो। भस्म का जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक, क्योंकि ये आयन में टूट जाता है। अम्ल का जलीय विलयन हो या तो लवण का जलीय विलयन हो या तो भस्म का जलीय विलयन हो, सबका क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि वो आयन में टूट जाता है। अब इससे आगे देखिए, अब छठा क्या है, अब बताइए, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला में कर देता है। भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को नीला में कर देता है, अर्थात जो आदमी गुस्साल है ना, बहुत गुस्सा से लाल है, उसको क्या करेगा, भस्म शांत कर देगा, उसको कर देगा, भस्म शांत कर देगा और नीला कर देगा। और इसका ट्रिक देखिए, भलानी, इसका ट्रिक क्या है, भलानी, उसका था अलानी, उसका क्या था, और
अनिल था। उसका ट्रिक क्या था? अम्ल का अनिल था कि अम्ल नीले लिटमस पदार्थ को लाल में बदल देता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पदार्थ को लाल में बदलता है। अब भस्म क्या करेगा? भस्म इससे जस्ट उल्टा करता है। ये भस्म में बहुत से भलानी से हो गया, देखिए बहुत से भस्म लाल लिटमस पदार्थ को नीला में बदल देता है। भस्म लाल लिटमस पदार्थ को नीला में बदल देता है। इसका ट्रिक है भलानी, इसका ट्रिक है अनिल, ठीक ना। इसी तरह से याद रखिएगा, जस्ट उल्टा करता है आपस में एक दोनों। अब देखिए धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? भस्मीय। और अम्ल में बताए थे वो धातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय, वो धातु। लेकिन यह भस्म क्या होता है कि धातु का ऑक्साइड होता है भस्मीय। जैसे में Na क्या होगा? N2। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे होना चाहिए था सोडियम, नहीं नाइट्रोजन लिखा गया। यहाँ पे क्या होगा? N2O। क्या होगा? N2O, Na2O होगा, मतलब सोडियम ऑक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक ना, ये होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन लिखा गया था, ये गलत था। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है, और सोडियम भी क्या है? धातु है। तो सोडियम का अर्थात धातु का जो ऑक्साइड होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कैसा होगा? भस्मीय होगा, ठीक ना। अब देखिए भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। स्वाभाविक बात है, भस्म क्या करेगा? अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या कहलाएगा? क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और जल का निर्माण करता है, ठीक ना। जैसे हम देखिए, अगर ये देखिए यहाँ पे चला गया, इसका क्या हुआ? यहाँ पे चला गया, तो इसको इस साइड लाके लिख देते हैं। इसका ट्रिक आप लोगों को बिल्कुल सबको याद रखना है आप लोगों को आसानी से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे NaCl है, तो उसको हम उठा के यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि वो उधर चला गया है, NOH। ये अभिक्रिया करेगा। ये देखिए क्या है? क्षार है, क्षार बोले तो ये भस्म है, ये क्या है? अम्ल है। ये अभिक्रिया करके बना रहा है NaCl और जल, तो ये क्या है? लवण है। ये क्या है? लवण, ये है लवण। आज हम लोग क्या भस्म के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिए थे। अगले वीडियो में अम्ल के बारे में, अगला जो वीडियो आएगा उसमें लवण के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन, अब आता है कुछ क्षार का क्या करें? उपयोग को लिखें। ये आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्षार दे देगा और पूछेगा इसका उपयोग कहाँ पे होता है। अगर मान लीजिए आप लोगों के 2 मार्क्स में पूछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हिंदी में बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो NaOH, का उपयोग को लिखें। 2 मार्क्स में इसी तरह से पूछेगा, का उपयोग को लिखें। और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसका उपयोग कहाँ पे होता है, बताइए तो। साबुन बनाने में होता है, कागज बनाने में होता है, अपमार्जक बनाने में होता है, कपड़ा के निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। अम्लीय मृदा है ना, उसको अगर उदासीन करना है तो उसमें क्या मिला देते हैं? क्षार मिला देते हैं। और जल के उपचार में किया जाता है। अगर जल भी कोई अम्लीय हो गया है तो उसमें भस्म मिला के उसको उदासीन बना सकते हैं और फिर उसको हम पी सकते हैं। क्योंकि ज्यादा अगर भस्मीय अगर पानी पी रहे हैं या तो ज्यादा अम्लीय पी रहे हैं तो आप लोगों के लिए हानिकारक है। और ज्यादा कोई मृदा मतलब मट्टी, अगर खेत का मट्टी अम्लीय हो गया है तो भी किसान के लिए हानिकारक है, अर्थात फसल के लिए हानिकारक है। फसल के लिए हानिकारक होता है, फसल उसमें उपजाऊ उतना नहीं दे पाता है अम्लीय मिट्टी में या तो क्षारीय मिट्टी में, तो उसको उदासीन करना जरूरी माना जाता है। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए अपशिष्ट जल को उपचार में, अपशिष्ट मतलब खराब जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। और प्रतिअम्ल और एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अभी हम आगे क्वेश्चन लाए हैं कि एंटासिड या प्रतिअम्ल क्या होता है। अब देखिए कीटनाशक के रूप में किसका किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का किया जाता है कीटनाशक के रूप में। फिर सीमेंट के निर्माण में, कागज के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सीमेंट हो या तो कागज के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए यहाँ पे भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है मृदा यानी मिट्टी को उदासीन करने में, भूजल को शुद्ध करने में, और फिर पेयजल को उपचार में। पेयजल मतलब पीने वाला जल को हम क्या उपचार में इसका हम प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था। एनडीए का क्वेश्चन है कि दूध को देर से फटने के लिए क्या मिलाया जाता है? दूध को देर से फटने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन में आप लोगों को अगर अम्ल क्षार लवण में रहे तो उसमें आप लोगों को बताना है कि क्षार मिलाया जाता है, क्योंकि दूध ज्यादा अम्लीय हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? फट जाता है। अर्थात जब वो खट्टा होने लगता है ना दूध तो फट जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई दूध अम्लीय हो रहा है अर्थात अम्लीय होकर वो फट जाएगा, तब उसमें क्षार मिला देते हैं और जैसे क्षार मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा, तो दूध मेरा नहीं फटेगा। तो अगर कोई दूध को फटने से हमको बचने के लिए उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? भस्म मिलाना पड़ेगा। भस्म अर्थात क्षार मिलाना पड़ेगा। और भस्म में भी कौन सा भस्म मिलाना पड़ेगा? तो बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है क्या? ये बेकिंग सोडा एक भस्म है। ये क्या है?
एक भस्म है। बेकिंग सोडा क्या है? भस्म है। अगर ऑप्शन में आप लोगों को ये पूछे कि दूध को देर से फटने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो भस्म मिलाया जाता है। अब भस्म में पूछे कि भस्म में कौन सा भस्म मिलाया जाता है, तो बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हुआ। अब आगे क्वेश्चन देखिए आ गया ना, एंटासिड। एंटासिड किसे कहते हैं? और हिंदी में देखिए, इंग्लिश में ही बोलते हैं एंटासिड, और एंटासिड यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रति अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल। क्या में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रति अम्ल या तो एंटासिड क्या है, तो देखिए इसका आप इसका लिखिए कैसे। होता क्या है, आप लोग कल भी बताए थे कि हमारे पेट में HCl अम्ल हमेशा क्या होता है? बनते रहता है। और HCl अम्ल क्या करता है? हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। हमारे भोजन को क्या करता है? पचाने में मदद करता है। और क्या करता है? जो भोजन के साथ अगर मान लीजिए कोई हानिकारक पदार्थ चल गया, कोई बेकार पदार्थ है, तो भोजन को क्या ये पेट में ही खत्म कर देता है, उसको छोटी आंत में जाने नहीं देता। हानिकारक पदार्थ को, जो भी कचरा तचड़ा रहता है सबको मार देता है और फिर अंदर ले जाता है, और हमारे भोजन को पचाने में भी ये मदद करता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ने लगता है। अम्ल की मात्रा क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमारे पेट में क्या होने लगता है? जलन होने लगता है और दर्द करने लगता है। तो उस समय होता क्या है, हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। तो इस अम्ल को मात्रा को यदि बढ़ गया है तो उसको घटाने के लिए उसमें थोड़ा सा क्षार मिलाया जाता है। अगर क्षार मिलाएंगे तभी ना क्या करेगा, क्षार मिलाएंगे तब ना अम्ल को उदासीन कर देगा। अम्ल जैसे उदासीन हो गया तो हमारा पेट में जलन और गैस टाइप का जो बन रहा था वो अब नहीं बनेगा। तो देखिए एंटासिड वही होता है कि हमारे पेट में HCl अम्ल बनते रहता है, जो भोजन को पचने में क्या करता है? सहायता करता है। किंतु वो पच के कारण जब हमारा भोजन नहीं पच पाता है, तो हमारा भोजन नहीं पच पाया लेकिन HCl अम्ल तो बनते रह गया, तो किंतु वो पच के कारण जब पेट में अम्ल की मात्रा एक निश्चित सीमा से ऊपर हो जाता है, तब पेट में जलन और गैस होने लगती है। अतः बढ़े अम्ल को, अतः ये जो अम्ल बढ़ गया है इसको नष्ट करने के लिए हल्का क्षार का प्रयोग किया जाता है। हल्का क्षार का प्रयोग किया जाता है, और यही क्षार को एंटासिड या तो प्रति अम्ल कहते हैं, जो क्षार का प्रयोग किया गया था। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में कौन कौन सा क्षार का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे देखिए इसका उपयोग में भी बताए थे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर क्या होता है यहाँ पे NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है प्रति अम्ल या एंटासिड के रूप में। तो आज भस्म को पूरा डिटेल से देख लिए, और कल के वीडियो जो आएगा आप लोगों को लवण को पूरा डिटेल से बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।